एडोलेसेंस के एपिसोड 3 का सीन शुरू होता है केटी के मर्डर के 7 महीने बाद। जेमी एक यंग लड़का है जिसका रोल ओवन कूपर ने बहुत ही कमाल के अंदाज में निभाया है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये उनका डेब्यू रोल है। उसके इमोशंस कभी चाइल्डिश टैंट्रम्स बन जाते हैं, कभी किसी स्कैरी अडल्ट जैसे काम और डेंजरस चार्म में बदल जाते हैं। ओवन की एक्टिंग इतनी ब्रिलियंट है कि समझना ही मुश्किल हो जाता है कि जेमी पैदाइशी बुरा था या फिर उसके एनवायरनमेंट ने उसे ऐसा बनाया है। जेमी के पास नए थेरेपिस्ट आते रहते हैं और अब उसकी लेटेस्ट थेरेपिस्ट है ब्रायनी एरिस्टन। वो एक फॉरेंसिक और इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट है। उसका काम है जेमी के ट्रायल से पहले एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बनाना, ताकि कोर्ट को ये समझ आए कि जेमी को अपने एक्शंस का होश था भी कि नहीं, या एक टीनेजर के तौर पर उसे अपना गुनाह समझ में आता भी है या नहीं। ब्रायनी का रोल एरिन डॉहर्टी प्ले कर रही हैं, ब्रिटिश एक्ट्रेस जिन्होंने इस रोल में इंटेंसिटी और सटलिटी का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। पूरा एपिसोड एक यूथ डिटेंशन सेंटर यानी चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में सेट है। चिल्लाते हुए लड़के जिनके हाथ रेडिएटर बर्न से भरे हुए हैं, स्टाफ थक चुके हैं और सिक्योरिटी हर जगह है। ये ब्रायनी की जेमी से 5वीं मुलाकात है। अब तक दोनों के बीच एक लाइट बॉन्डिंग बन चुकी है। वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, साथ ही पॉश होने और रईसी का भी जिक्र करते हैं। हमें देखेगा कि जेमी ब्रायनी के साथ मजाक करता है और ब्रायनी भी उसे इतना स्पेस देती है। ब्रायनी को पता चलता है कि जेमी का किसी और इनमेट से झगड़ा हुआ है, फिर भी वो उसके लिए कंफर्ट लेकर आती है, हॉट चॉकलेट विद मार्शमेलोज, साथ ही हाफ चीज एंड पिकल सैंडविच, ताकि सेशन स्मूथली शुरू हो। ब्रायनी धीरे धीरे अपने टॉपिक्स उसकी फैमिली की तरफ लेकर जाती है। पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात शुरू करती है, फिर उसके। जेमी का चार्म थोड़ा एड कैंपर यानी माइंड हंटर वाले सीरियल किलर जैसा फील होता है, यानी कि सॉफ्ट टोन के नीचे एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। जेमी को लगता है ब्रायनी उसे मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन ब्रायनी उसे ये फील कराती है जैसे वो उसकी साइड है। वो कहती है उसकी रिपोर्ट जज को हेल्प करेगी ये समझने में कि जेमी सोचता कैसा है। जेमी की बातों से लगता है जैसे वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। वो ब्रायनी से भी यही उम्मीद करता है, मगर ब्रायनी एक बार भी क्लियरली इस सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या तुम अच्छे हो या बुरे हो। इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देती। जेमी इमोशनली अनस्टेबल है, कभी मजाकिया होता है और कभी ताना मारने लगता है। जब उसके डैड के बारे में बात होती है या झगड़ों को लेकर बात होती है तो वो गुस्सा हो जाता है। ब्रायनी बताती है कि उसका रियल गोल क्या है, जेमी की मैस्कुलिनिटी को समझना। जेमी एक्सेप्ट करता है कि उसके पिता एडी गुस्सा बहुत करते हैं। एक बार तो उन्होंने पूरा शेड ही तोड़ दिया था, पर वो साथ ही ये भी कहता है कि एडी अब्यूजिव नहीं है। उनका बर्ताव उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी घर के लोगों पर हाथ नहीं उठाया। वो सोचता है ब्रायनी उसके डैड को टारगेट कर रही है। वो कहता है कि कुछ वक्त पहले वो फुटबॉल खेलता था जिसमें उसकी परफॉर्मेंस वीक थी। एडी उसके साथ गेम के दौरान आता था, लेकिन जब जेमी कोई शॉट मिस कर देता था या अच्छे से नहीं खेल पाता था तो एडी डिसअपॉइंटेड होता था और ऐसे बिहेव करता था जैसे उसने जेमी को बुरा खेलते हुए देखा ही ना हो। ब्रायनी काम रहती है, वो किसी तरह से रिएक्ट नहीं करती। ऐसे में जेमी प्रोवोक होने लगता है, लेकिन एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की तरह वो अपना टेम्पर लूज नहीं करती। जेमी स्टक फील करता है, वो ना घर जा सकता है ना जेल। वो कहता है अगर वो किलर होता तो पनिशमेंट एक्सेप्ट करता। गुस्से में फिर वो सामान पटकना शुरू कर देता है। साथ ही वो ब्रायनी से अपशब्द का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि गार्ड्स को कमरे में आकर उसे रोकना पड़ता है। जेमी फिर माफी मांगता है, साथ ही एक और ड्रिंक। ब्रायनी प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बिल्कुल शांत है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर आती है तो हमें समझ में आता है कि उस पर इस वर्बल वायलेंस का अफेक्ट तो हुआ है। लेकिन फिर भी वो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। वो देखना चाहती है कि जेमी इस वक्त कैसा बिहेव कर रहा है। करेक्शनल ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या वो जेमी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकती है। हमें बार बार नजर आएगा कि ये शख्स ब्रायनी को डिस्टर्ब कर रहा है और उससे ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। वो इस केस में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है, लेकिन ब्रायनी यहाँ भी काम रहती है और उसके किसी भी एडवांस या फिर किसी भी एक्स्ट्रा सवाल का जवाब नहीं देती। सो वो जेमी से दोबारा मिलती है, अब और ज्यादा फोकस्ड है, थोड़ा ऑफेंसिव भी है। जेमी माफी मांगता है, लेकिन जब ब्रायनी उसके डैड और मॉम के रिलेशन पे सवाल उठाती है तो फिर वो डिफेंसिव हो जाता है। ब्रायनी टॉपिक शिफ्ट करती है, उसकी डेटिंग लाइफ और गर्ल्स के साथ रिलेशन की तरफ लेकर जाती है। जेमी फौरन कहता है मैं गे नहीं हूँ। आइडियल डेट के बारे में पूछने पर वो मूवी और मेकआउट सेशन डिस्क्राइब करता है, झूठ बोलता है
लेकिन फिर एडमिट करता है कि उसका कभी किसी लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, उसने कभी किसी को टच भी नहीं किया। फिजिकल कनेक्शन के नाम पर उसने अपनी क्लासमेट्स की 2 टॉपलेस फोटोज देखी हैं। फिर वो केटी के बारे में बताता है, जिसने फिजिट को एक न्यूड फोटो भेजी थी और उसने स्नैपचैट पे सबको दिखा दी। फिजिट इनके स्कूल में ही पढ़ने वाला एक लड़का है। जेमी इस बात से चिढ़ा हुआ है कि फिजिट पकड़ा गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब उसके पास और न्यूड फोटोज नहीं आएंगी और ये सोर्स बंद हो गया है। साफ नजर आता है कि जेमी के अंदर एम्पैथी नहीं है, वो केटी के पेन के बजाय अपने लॉस पर फोकस कर रहा है। ब्रायनी जब अट्रैक्शन और अपीयरेंस की बात करती है तो जेमी फिर से डिफेंसिव हो जाता है, कहता है मैं अगली हूँ, बदसूरत हूँ, इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। साथ ही वो ब्रायनी पर इल्जाम लगाता है कि वो उसकी बातें ट्विस्ट कर रही है। जेमी उस पर फिजिकल थ्रेट क्रिएट करता है, उसके ऊपर झुक के मजाक उड़ाता है, डराता है, ऐसे ट्राई करता है जैसे उसे इंटिमिडेट कर रहा हो। ब्रायनी उसे शांत करती है, बुलिंग के बारे में बात शुरू करती है। जेमी कहता है कि लोग उसे ट्रिप करते थे, उस पे थूकते थे, स्कूल में उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसकी सिस्टर ज्यादा स्मार्ट है। अब बात होती है सोशल मीडिया की। वो उसका इंस्टाग्राम डिस्कस करते हैं। यही कि आमतौर पर उसके इंस्टा पर मॉडल्स की फोटोज होती हैं, वो खुद की तस्वीरें पोस्ट नहीं करता। ब्रायनी गलती से इंस्टाग्राम की बजाय फेसबुक बोल देती है और जेमी उसका मजाक उड़ाता है। फिर वो बताता है कि केटी ने इमोजीज के जरिए किस तरह से उसे जलील किया। इंटरनेट पर मौजूद वुमेन हेट के कुछ हिस्से उसे रिलेटेबल लगते हैं। वो खुद को इंसेल नहीं मानता, यानी इनवॉलंटरी सेलिब्रेट ग्रुप का हिस्सा नहीं समझता, जिन लोगों के हिसाब से 80% लड़कियां सिर्फ 20% लड़कों में ही इंटरेस्टेड होती हैं और लड़कियों को पाने के लिए उन्हें ट्रिक करना, बेवकूफ बनाना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी वो इससे कहीं कहीं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। ब्रायनी पूछती है केटी ने उससे क्यों टारगेट किया। जेमी सार्कास्टिक होता है, पर फिर भी बताता है न्यूड्स लीक होने के बाद उसने केटी से हमदर्दी जताई और उसे डेट पर पूछा, ये सोचकर कि अब वो वल्नरेबल होगी, वो खुद को कमतर समझ रही होगी और शायद जेमी को डेट करने के लिए हाँ कर दे। मगर केटी ने फिर भी उसे रिजेक्ट किया और फिर इंस्टाग्राम पर बुली किया। जेमी को लगा कि उसकी चाल काम करेगी, लेकिन केटी ने प्रूव किया कि भले ही उसकी टॉपलेस फोटोज लीक हो गई हों, लेकिन इससे उसकी अहमियत कम नहीं होगी। अब जेमी कन्फेस करता है, कहता है वो चाकू लेकर तो गया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ केटी को डराना था। वो कहता है मैं चाहता तो कुछ भी कर सकता था, पर नहीं किया, इसका मतलब मैं बेहतर हूँ। वो गलती से अपनी करनी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने कुछ गलत तो किया, चाकू का इस्तेमाल तो किया। फिर फौरन बात को घुमाकर ब्रायनी पर डाल देता है कि तुम मेरे मुंह में शब्द भर रही हो, तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ भी उगलवा रही हो। एक्चुअली जेमी ये कहना चाहता था कि मैं केटी को चाकू के दम पर रेप कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ब्रायनी का रिएक्शन इंटेंस होता है। वो कहती है ये हमारी आखिरी मीटिंग है। जेमी पैनिक मोड में चला जाता है, कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, है ना। वो चिल्लाता है, इधर उधर हाथ मारता है। फिर गार्ड्स आते हैं और उसे फिर से लेकर चले जाते हैं। उसका डेस्परेशन इस बात की तरफ हिंट करता है शायद किसी ने उसे पहले समझा होता, उसका स्क्रीन टाइम कम किया होता, वैलिडेशन दिया होता तो कुछ और हो सकता था। शायद उसे अगर बताया गया होता कि तुम जो हो, जैसे हो, काफी हो, तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। खुद को पसंद करवाने के लिए लोगों के साथ चालाकी नहीं करता, उन्हें ट्रिक करने की कोशिश नहीं करता, किसी के बुरे वक्त का फायदा उठाकर उसे टारगेट न करता। जेमी कमरे से जा चुका है। ब्रायनी कांप रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है। वो जेमी के लास्ट रिएक्शन को आराम से ऑब्जर्व करती है। उसका रिएक्शन एक प्रोफेशनल बाउंड्री था। जेमी कमरे से जा चुका है। ब्रायनी, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, एक बच्चे के इतना वायलेंट होने को लेकर सहमी हुई है। वो शायद यकीन नहीं कर पा रही कि एक 13 साल के बच्चे के अंदर इतने ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स हो सकते हैं। ब्रायनी तय कर चुकी है कि उसे अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना है। उसे जेमी के बारे में जितना जानना था वो जान चुकी है। हमें भी पहले एपिसोड में जो डरा सहमा सा बच्चा दिखा था, पिछले 7 महीनों में उसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, और उसका हमें वो हिस्सा भी दिखा जो उसके फादर के सामने छुपा हुआ था, जिसे हमने सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में देखा था जब वो केटी पर चाकू से वार कर रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था इतने वक्त तक, वो सब सामने आता है। ब्रायनी उससे एक कॉन्वर्सेशन के दौरान पूछती भी है कि क्या तुम्हें पता है डेथ होती क्या है, मौत का मतलब क्या होता है। जब आप किसी को मार देते हैं, जब कोई मर जाता है तो वो फाइनल होता है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी की सारी होप्स, सारी ख्वाहिशें, सब कुछ खत्म हो जाती हैं, जिंदगी बचती नहीं है। लेकिन जेमी अभी एक टीनेजर है, वो डेथ के कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा रूबरू नहीं हुआ है।
उसे अभी भी लग रहा है कि उसने केटी को रेप नहीं किया, इतना ही काफ़ी था उसे अच्छा बनाने के लिए। वो केटी के बारे में बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं रखता, उसे मारने के बाद भी नहीं। सो साइकोलॉजिकली तो ये बच्चा बुरी तरह से ऑनलाइन रेज का हिस्सा बन चुका है, जो उसकी ज़िंदगी पर हावी हो गई। वो बस एक प्रोडक्ट थी जिसे उसे हासिल करना था। इतनी कम उम्र में भी उसके दिमाग में सिर्फ इमेज, ईगो और सेल्फिशनेस चल रही थी। इंटरनेट ने उसके दिमाग में भर दिया, लड़कियों को हासिल किया जाता है चालाकी से, बेवकूफ़ बनाकर, ट्रिक करके, फंसाकर, मैनिपुलेट करके। उसने वही करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके बाद भी जेमी के हाथ कामयाबी नहीं लगी तो वो आपे से बाहर हो गया और उसने चाकू का इस्तेमाल किया। अगर उसे सही वक्त पर उसके पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने समझाया होता, रोका होता, समझा होता, किसी तरह का वैलिडेशन दिया होता, उसके डाउट्स को क्लियर किया होता, तो शायद आज वो यहाँ डिटेंशन सेंटर में नहीं रुका हुआ होता, उसकी ज़िंदगी अलग होती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। बाय।